हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नोटबुक आईएएस की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारे ऑल इंडिया यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ हमने चालू की है, इसको आपने बहुत ही प्यार दिया है। काफ़ी अच्छे संख्या में, हमें जितनी उम्मीद थी उसी हिसाब से आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी निभाई है अपनी, और हमें भी एक मोटिवेशन मिला है। साथ के साथ में हमें भी एक तरीके से मोटिवेशन इसलिए भी मिला है क्योंकि हम खुद भी चाहते हैं, हमारी भी अब प्रतिबद्धता है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करा पाए। आपके एग्ज़ाम में, आपकी सक्सेस में जितना भी चीज़ें हम हेल्पफुल प्रोवाइड करा सकते हैं वो सारी चीज़ें हम करें, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ के मामले में हो, चाहे वो उसका एनालिसिस के मामले में हो, चाहे और भी कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प जो आपकी सफलता में एक तरीके से योगदान दे सकती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवाई थी। क्वेश्चन का लेवल आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा था। साथ के साथ में जो आपका प्रीलिम्स का आयोग की तरफ से भी पेपर आएगा, बिल्कुल इसी तरीके का लेवल होगा। तो क्वेश्चन के मामले में अगर कहा जाए तो नोटबुक आईएएस ने काफ़ी अच्छा एक तरीके से आपको क्वेश्चन का सेट दिया है। काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इसको कंटिन्यूटी में लेकर के आते हैं। साथ के साथ में हम आज यहाँ क्यों आए हुए हैं, यहाँ पर हम आए हुए हैं, एक तो थैंक यू आप लोगों को, साथ के साथ में जो भी एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा है, आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा, तो कई बार होता है कि ऑप्शन में कुछ डाउट हो जाता है या फिर आंसर में कुछ भी डाउट होता है। साथ के साथ आंसर की आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम कंप्लीट जो पेपर है उसको क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, जिसका टेस्ट जो है वो 30 जून को कंडक्ट हुआ है। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि इसका जो आंसर की है आपको सॉफ्ट कॉपी में हो, तो वो भी हम क्या करेंगे, नोटबुक आईएएस का जो ऐप है उसके ऊपर में अपलोड करा देंगे। साथ के साथ में आपको इसके डिटेल्ड आंसर भी उसमें मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा, एक तो आप टेस्ट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ के अगर आपकी कोई गलतियां हैं, आप में कोई कमी रह गई है, आपको ऐसा लगता है, तो वो भी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी। एक चीज़ और है कि अगर आपका कोई ओपिनियन है, आपका कोई सजेशन है कि हम और कैसे इसको इम्प्रूव करा सकते हैं और क्या चेंजेस ला सकते हैं, कोई आपको असुविधा हुई हो या फिर आप चाहते हैं कि और कुछ वैल्यू एडिशन हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी हम पूरी नोटबुक आईएएस की जो टीम है, हमारी जो पूरी फैमिली है, वो आप लोगों के लिए एक तरीके से इसी प्रतिबद्धता में लगी हुई है कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा पाएँ, और आपके सजेशंस का हमेशा से वेलकम रहेगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। आज जो भी एनालिसिस हम करने वाले हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, उसके ऑप्शंस को देखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसका हम एनालिसिस भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किसका, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है स्थानीय निकायों के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले कथन क्या कह रहा है यहाँ पर, पहले तो प्रश्न को देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन देख लिया। अभी इसका कथन देखते हैं, किन कथनों के ऊपर में विचार करने को हमसे कहा जा रहा है। तो कथन ए जो है वो कह रहा है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो केंद्र के लेवल पे वित्त आयोग होता है, उसका स्थानीय जो निकाय होते हैं या राज्यों के अंदर में जो भी आयोग होते हैं वित्त से संबंधित, उनमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, या वित्त की लेन देन से संबंधित कोई भी कंट्रीब्यूशन केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो नहीं दे सकता। पहला कथन तो ये कह रहा है। दूसरा कथन है, इसका कारण क्या है। कारण कहा जा रहा है कि संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, यानी कि राज्य सूची का विषय ही बना हुआ है। तो पहले देखते हैं हम कि ऑप्शंस क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन ए और आर, यानी कि कथन और कारण को लेकर के बात की जा रही है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको सबसे पहले तो जब भी कथन कारण से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पर हमको किस तरीके का अप्रोच लगा करके इस तरीके के क्वेश्चंस को करना होता है। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट 1 पढ़ना होता है, यानी कि कथन को हमें पढ़ना होता है बहुत ध्यान से। दूसरी बात होती है कारण को देखना होता है, और इनके बीच में क्या को रिलेशन है इसको देखना होता है। अगर मान लीजिए कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब आप ऑप्शन लगाएंगे कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। पहला अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच क्या होता है कि अगर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोई भी लिंक नहीं लग रहा है, आपको कोई तुक नहीं बैठ रहा है, तब आप क्या लेंगे कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है यानी कि कारण जो है वो कथन की व्याख्या
नहीं करता है, जब कोई कोरिलेशन आपको दिखाई ना दे तब। उसके बाद में तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको स्टेटमेंट 1 सही लग रहा है तो आप उसकी तरफ जाएंगे, अगर आपको स्टेटमेंट दूसरा गलत लग रहा है तो आप उसको आसानी से चुन सकते हैं कि भाई केवल ए सही है, आर गलत है और ए गलत है या आर सही है, इस तरीके का। तो ऊपर के ये जो 2 स्टेटमेंट होते हैं यहीं पर फंसता है कोई भी स्टूडेंट। कैसे फंसता है कि आपको कथन मालूम है, आपको कारण मालूम है, दोनों चीज़ें आपको सही लग रही हैं, लेकिन क्या दोनों के बीच में कोरिलेशन है? क्या कारण की वजह से कथन जो है उसका उद्देश्य फुलफिल हो रहा है? जब इस तरीके का कोरिलेशन होता है तब आप ऑप्शन लगाते हैं कि हाँ आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। लेकिन अगर कोरिलेशन नहीं बैठ रहा है, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो अपनी जगह स्टेटमेंट्स तो सही हैं, लेकिन आर जो है यानी कि कारण जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ये बेसिक ट्रिक होती है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, अब हम चलते हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर में हमने बात की, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। संघीय वित्त आयोग आर्टिकल 280 में आपके संविधान में मेंशन है वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, जो अनुच्छेद जो 280 है वो क्या बात करता है? वित्त आयोग के बारे में। लेकिन आपने ये भी चीज़ें देखी हुई हैं कि केंद्र राज्य संबंधों की जब आती है बात तो वित्त से संबंधित कई अनुशंसाएं भी आपको वित्त आयोग करता हुआ दिखाई देता है। कैसे? हमने बात की हुई है कि जब 15वीं एक तरीके से फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुई, या अभी जो है 16वीं जो वित्त आयोग है उसका भी हमने क्या कर लिया है? स्थापना कर लिया है। वो बात अलग है कि वो 2022 जो अपना 26 है उसके बाद से अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन है वो भी अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं, 1-2 सालों में पूरा कंप्लीट वो अपने रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन की वर्किंग शुरू होगी। तो जब भी ये वित्त आयोग होता है, वो वित्त आयोग किसके बारे में आपको बताता है? वो वित्त आयोग बताता है कि सरकार के पास जो भी टैक्स कलेक्शन हुआ है उसको राज्यों को किस तरीके से बांटना है। तो क्या आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है? बिल्कुल सीधे सीधे गलत है ये ऑप्शन। कैसे गलत है? क्योंकि 280 आर्टिकल के तहत जिस वित्त आयोग की हम स्थापना करते हैं वो बात ही यही करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किस तरीके से होगा, और स्पेशली स्टेट्स को लेकर के बात करता है। अब स्टेट्स के अंदर स्थानीय स्वशासन निकाय भी आते हैं, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी होती है जो भी स्थानीय निकाय होते हैं उनको किस तरीके से फंडिंग करनी है। तो ऐसा बिल्कुल कह देना एकदम से कि केंद्रीय वित्त आयोग की कोई भी भूमिका नहीं है, ये सरासर गलत है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। अब आते हैं कारण के ऊपर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। तो सही बात है। 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है? जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हुआ है हमने 1992 में, यहाँ पर हमने पंचायती राज के बारे में बात की है, और पंचायतें कहाँ आती हैं? ये राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात कर रहा है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिक, नगर निगम, ये जो है शहरी क्षेत्रों में जो भी प्रशासन होता है वो उसके अंतर्गत आता है। और ये भी किसके अंतर्गत आता है? स्टेट लिस्ट के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर जो आपका कारण है यानी कि आर जो है वो सही है, लेकिन कथन जो है यानी कि ए जो है वो गलत है। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी। यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या है? ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हुआ आपका डी। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ बात की जा रही है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बात की जा रही है सबसे पहले कथन ए क्या कह रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का अधीक्षण और नियंत्रण रहता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कह रहा है स्टेटमेंट कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, 2 तरीके के निर्वाचन आयोग होते हैं। एक सेंट्रल लेवल पे जो आपका निर्वाचन कराते हैं यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनके जो इलेक्शंस होते हैं केंद्रीय लेवल पे करवाए जाते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है राज्य के अंतर्गत में जो पंचायतों से रिलेटेड इलेक्शन होते हैं उसको कराने का। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कथन। दूसरा कहा जा रहा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का अधीक्षण और नियंत्रण
कारण है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले आंसर की तरफ देख लेते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में अप्रोच बताई कि पहले आपको दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है और फिर अगर उनके बीच में कोई कोरिलेशन दिखाई दे रहा है और ये जो कारण है वो कथन को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दिख रहा है, तब आप ऑप्शन ए लगाएंगे कि भाई दोनों सही हैं और दोनों क्या है, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, भले ही वो दोनों स्टेटमेंट सही हों, अगर उनके बीच कोई कोरिलेशन नहीं है तो आप कहेंगे कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर में क्या बात की जा रही है? सबसे पहले बोला जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो जो बिल्कुल सही बात है, ये राज्य निर्वाचन आयोग, मैंने जैसे बताया कि जो केंद्र के लेवल पे जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है जो कि अनुच्छेद 324 के तहत आता है। ठीक है, अभी अभी हमने 18th लोकसभा का जो इलेक्शन देखा है पूरा, तो ये जो आर्टिकल 324 है इसके तहत जो निर्वाचन आयोग आता है उनके ऊपर में किन की जिम्मेदारी होती है? लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस करवाने की। साथ के साथ में आप बात करें अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनके अगर इलेक्शन करवाने हैं। साथ के साथ में जो स्टेट लेवल पे जो स्टेट असेंबलीज होती हैं यानी कि विधानसभाएं जो होती हैं उनका भी इलेक्शन जो है वो केंद्र के लेवल पे ही निर्वाचन आयोग करवाती है। यानी कि 324 आर्टिकल के तहत जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो राज्यों की विधानसभाओं का भी निर्वाचन कराती हैं यानी कि इलेक्शन करवाती हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, जो हर स्टेट में बनाया जाता है, उसके ऊपर में केवल और केवल स्थानीय चुनाव की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो पंचायतों से रिलेटेड हो या फिर अपना जो नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी है, उससे रिलेटेड हो। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होते हैं उनके ऊपर में स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की, यानी कि जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, उनके इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होती है। और ये जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो जो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था जब पंचायती राज से रिलेटेड, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, तो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय में आर्टिकल 243 जोड़ा था जिसमें पंचायतों के चुनाव की बात की गई थी और वहाँ पर ही हमने एक तरीके से संवैधानिक रूप से ये सारी चीज़ों को डाला। तो अगर आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। क्यों? संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका संविधान के अंदर में मेंशन होता है, आर्टिकल के तहत उसका स्थापना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के अंदर चुनाव कराना है, इस तरीके की जिम्मेदारियां इनको मिली हुई है, तो संवैधानिक निकाय है। दूसरा आपका कारण क्या कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का अधीक्षण और नियंत्रण रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने बात की है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो ग्रामीण लेवल पे, साथ के साथ में शहरी लेवल पे जो है स्थानीय निकाय होते हैं उनका इलेक्शन करवाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया और ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, समझ में आ गई होंगी आपको सारी चीज़ें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सही कूट का मिलान करना है आपको। बेसिकली यहाँ पर आपको एक्ट दिए गए हैं यानी कि अधिनियम, और वो कौन से ईयर में पारित हुए हैं, उनको लाया गया है, इसके बारे में आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपसे, अधिनियम वगैरह और उसका कौन से सन में उसको लाया गया था इसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले देखें तो बात कर रहा है ऑप्शन ए में नरेगा, इसके आगे लिखा हुआ है 2002। वन अधिकार अधिनियम, इसके आगे लिखा है 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके आगे लिखा हुआ है 2005। और पीएमएलए एक्ट जो है उसके आगे लिखा हुआ है 2006। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा अधिनियम जो है वो कौन से ईयर में आया था। तो सबसे पहले अगर आपको मालूम हो बेसिक चीज़ की कहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको मालूम हो पीएमएलए एक्ट के बारे में। अभी आपने देखा कि कई सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको क्या है पीएमएलए एक्ट के तहत में ईडी ने बहुत ज़्यादा गिरफ्तार किया हुआ है। ये जो पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो पीएमएलए एक्ट है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो अगर आप डेली डे टू डे लाइफ में करंट से अगर आप अपडेटेड हैं, वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, करंट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको केवल ये मालूम हो कि पीएमएलए एक्ट जो है वो 2002 में आया था, तो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कि डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है कि डी का 1 है, तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं। हमें अगर ये श्योरिटी से पता है कि पीएमएलए एक्ट जो है वो 2002 में आया हुआ है, तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बी और कौन सा, आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पीएमएलए एक्ट जो आया था 2002 में आया था और हमें डी का 1 दो ऑप्शंस में ही दिखाई दे रहा है, वो है ए या सी। तो आंसर हमारा इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, हमने देख लिया, हमें मालूम है कि पीएमएलए एक्ट अगर 2002 में आया था, और अगर हमें ये मालूम है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, राइट टू एजुकेशन के बारे में सबको पता ही होना चाहिए, स्पेशली आप इतने बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ये मालूम हो कि राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारा कब आया था, 2009 में आया था, यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है वो 2009 में आया था अधिनियम। तो आपको यहाँ से मिल गया क्या कि सी का जो ऑप्शन होगा वो होगा 2। तो अब दिखाई दे रहा है आपको कि ए और सी इन दोनों में से कोई हमारा ऑप्शन हो सकता है, और सी का 2 हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब चलते हैं पूरे जो आपके एक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि नरेगा जो है, जिसको अभी हम रिसेंट में अगर बात करें तो मनरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो अधिनियम है, मिशन जो है, उसको हम पहले नरेगा कहते थे। तो नरेगा के अगर बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हमने देख लिया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, पीएमएलए एक्ट जो है वो 2002 में आया था। यहाँ पर अगर बात करें आप वन अधिकार अधिनियमों की, तो ये आपका 2006 का एक्ट है। तो अब बच क्या जाएगा आपके पास में 2005। तो नरेगा जो है वो आपका कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नरेगा अधिनियम 2005 में आया था, फिर उसका नाम बदल दिया गया, उसके बाद में अभी जो है वो महात्मा गांधी यानी कि मनरेगा कहलाता है, ठीक है। वहीं पर बात करें वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था। वन अधिकार अधिनियम बेसिकली जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जो कि जिनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा जंगलों के ऊपर में होती है, फॉरेस्ट एरियाज़ के ऊपर में, जहाँ पर फॉरेस्ट में आपको औषधियाँ दिखाई देंगी, साथ के साथ में बहुत सारी लकड़ियाँ, शाल सागौन के आपने पत्ते देखे होंगे, जिसको कई सारी गवर्नमेंट जो है वो खरीदती भी है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो साल सागौन इन सब के पत्तों को ट्राइबल्स जो है वो कलेक्ट करते हैं और उनसे खरीदती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका जो लाइफ है, उनके जो डे टू डे लाइफ की जो भी नीड्स है, वो सारी जो है फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें ये मिलती हैं, चाहे वो साल सागौन के पत्ते हों, चाहे वो वहाँ की लकड़ियाँ हों, चाहे वो औषधियाँ हों बहुत सारी, और बहुत सारे फल फूल वगैरह। तो ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर में। और इन ट्राइबल ग्रुप्स को जो फॉरेस्ट अधिनियम है हमारा, वन अधिकार अधिनियम जो है 2006 का, उसके तहत बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं कि जो भी ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं या फिर उस एरिया में वनों के आसपास में लोग होते हैं, जो कि बहुत हज़ारों सालों से वन के ऊपर में ही, जंगलों के ऊपर में ही उनकी लाइफ पूरी डिपेंड है, तो उनको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। इसको कौन से अधिनियम के तहत दिया गया है, तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इसको दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले कि नरेगा कब आया है, तो आपको पता होना चाहिए नरेगा आपका 2005 में आया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 2001 में क्या हुआ था, 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। 2002 में जब 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, तो इसमें क्या किया गया था, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, और इसी समय में संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है वो इसी के तहत कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। साथ के साथ में उनको कुछ मिड डे मील वगैरह में खाना वगैरह भी प्रोवाइड होता है। तो इस तरीके की स्कीम्स वगैरह बहुत सारी आई, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो अगर आप करंट से अपडेटेड है तो पीएमएलए एक्ट, यानी कि पीएमएलए एक्ट क्या होता है, धन शोधन से संबंधित है। कई लोग होते हैं ना कि जो अपना काला पैसा होता है उसको क्या कहते हैं, गोरा बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए उनको फेयरनेस क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्या करते हैं, अपने पैसों को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं या किसी
दूसरे तीसरे व्यक्तियों के नाम पे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है तो वो क्या करता है, अपने जो नौकर होता है, माली होता है, उसके नाम पे अपने पैसे जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देता है। इससे क्या होता है कि उनका जो पैसा है वो मेन स्ट्रीम में आ जाता है और वो बिल्कुल यूज़ होने में आ जाता है, लेकिन होता है क्या, वो अवैध तरीके से कमाया गया पैसा। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो इसीलिए आया था कि जो भी गलत तरीके से कमाए हुए पैसे हैं, इसको क्या किया जाए, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को रोका जाए। ठीक है, तो अगर आप करंट से अपडेटेड हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हमने केजरीवाल जी को भी जेल जाते देखा इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के। हमने झारखंड के जो सीएम रह चुके हैं और सोरेन जी, उनके बारे में भी देखा कि उनको भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ही अंदर किया गया था। तो करंट से भी अपडेटेड हैं, एक दो चीज़ भी अगर आपको पता है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, न्यायाधिकरण है, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या है, गृह मंत्रालय, बी विधि या न्याय मंत्रालय, सी कार्मिक मंत्रालय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको मालूम है कि भाई आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी ही बनना चाह रहे हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स बनना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होना चाह रहे हैं, अगर आपको मालूम है ये चीज़। दूसरी बात यह है कि अगर आपको मालूम है ये कि कार्मिक मंत्रालय जो है, आपने देखा होगा कि कहीं पर आपने पढ़ा होगा कि कार्मिक मंत्रालय जो होता है वो क्या करता है, ट्रेनिंग वगैरह कराता है जितने भी लोग आईएएस आईपीएस बन करके जाते हैं। तो अगर आप बेसिक नॉलेज और आप कॉमन सेंस का भी यूज़ करते तो इस आंसर तक पहुंच जाते कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो किस मंत्रालय के तहत आएगा, तो ये आएगा आपके कार्मिक मंत्रालय के तहत। कार्मिक मंत्रालय जो होती है, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में जो भी लोग होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको ट्रेनिंग देना और उनका नियुक्ति के लिए एक तरीके से सिफारिश करना, कहाँ पर वो जाएंगे, इस तरीके की पूरे रिकमेंडेशन वगैरह करना, ये सारे काम जो करते हैं वो साथ के साथ राष्ट्रपति जी को अनुशंसा देते हैं। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, जगह जगह पर ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को अपॉइंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो मैटर है वो किसके अंतर्गत आता है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है वो आपका कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें गृह मंत्रालय के अंतर्गत, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक तो बात है, रिसेंट में हमने सहकारिता मंत्रालय देखा है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत हमारे बेसिकली डिफेंस वगैरह से रिलेटेड, जैसे कि रक्षा को नहीं, डिफेंस कहने का मतलब ये है कि जो आपके पुलिसिंग क्राइम से रिलेटेड चीज़ है, जैसे सीबीआई वगैरह हो गया, तो ये सारे जो होते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम गृह मंत्रालय का होता है। तो इससे रिलेटेड जितनी एजेंसियां हैं वो आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिखाई देंगी। साथ के साथ में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत हमने देख लिया कि जितने भी प्रशासनिक सेवाओं में लोग होते हैं। साथ के साथ अगर आप बात करें लोकपाल की, लोकपाल क्या होता है, भ्रष्टाचार जो है प्रशासन में उसको रोकने का काम करता है, तो लोकपाल वगैरह भी आपको कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ही दिखाई देंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बात की जा रही है सेम कथन और कारण, देख लेते हैं। सबसे पहला कथन क्या कह रहा है कि भारत में संसद के अनुमोदन के बिना केंद्र सरकार के द्वारा व्यय को अधिकृत नहीं किया जा सकता। यानी कि बात किया जा रहा है कि बिना पार्लियामेंट के परमिशन के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या नहीं कर सकती है, जो भी व्यय है यानी कि सरकार का जो भी खर्च है वो निकाल नहीं सकती है। कहाँ से निकालेगी, संचित निधि से। अभी हम बात करेंगे संचित निधि क्या होती है उसके बारे में। पहला स्टेटमेंट यह है कि भारत में संसद के अनुमोदन के बिना केंद्र सरकार जो है वो क्या नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार के द्वारा व्यय को अधिकृत नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश स्टेटमेंट इसका पढ़िए, इन इंडिया एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार है, एक्सपेंडिचर यानी कि उनके जो खर्च है, जो उनके व्यय हैं, उसको वो क्या नहीं कर सकती, निकाल नहीं सकती। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आर यानी कि कारण जो है, भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से उधार ली गई है और यह संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सा सत्य है, इसमें से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भारत में संसद के अनुमोदन के बिना कोई भी राशि जो है वो केंद्र सरकार खर्च नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है।
कैसे सही बात है? आर्टिकल 266 जो है पॉलिटी में अनुच्छेद संविधान का, इसमें बात की जाती है संचित निधि के बारे में, ठीक है। और ये संचित निधियाँ क्या होती हैं? बेसिकली जो आपको गवर्नमेंट को जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन होता है, या फिर मान लो गवर्नमेंट ने किसी राज्य को क्या दिया हुआ था, कभी लोन दिया था, वो लोन उसको वापस से मिल रहा है, तो जो भी पैसा, जो भी कलेक्शन जो होता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी वगैरह ली जाती है, सीमा शुल्क वगैरह, तो ये सारा पैसा जाता कहाँ पर है? ये सारा पैसा संचित निधि में, भारत की संचित निधि में जमा होता है, ठीक है। और ये भारत में संचित निधि में जो चीज़ें जमा होती हैं ना, इसको बिना पार्लियामेंट के परमिशन के केंद्र सरकार निकाल नहीं सकती है। इसीलिए हर साल बजट पेश किया जाता है, और बजट में एक साल में गवर्नमेंट कितना खर्च करने वाली है इसके बारे में लिखा होता है कि कितना उनके पास पैसा आएगा, कितना उनके पास से पैसा जाएगा, और फिर जो है बजट पूरा जो पास होता है तब जाकर के संसद का एक तरीके से उसमें अनुमोदन मिलता है, और पार्लियामेंट जो है जब अप्रूवल देती है तब जाकर के सरकार संचित निधि से उस पैसे को खर्च करने के लिए एलिजिबल होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 266 संचित निधि के तहत जो है वो क्या होता है, पहले संसद से अप्रूवल लेना पड़ता है, और जितना भी गवर्नमेंट के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो किसी को पेंशन देना है, ठीक है, जैसे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हो रहे हैं, या फिर जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का पद है, या फिर न्यायपालिका में जो लोग हैं, जजेस हैं, उनको देना है, तो ये सारे जो जितने खर्च हैं सरकार के, वो सारे संचित निधि से दिए जाते हैं। किसी को सैलरी देनी है, किसी को पेंशन देना है, तो इसके लिए सबसे पहले संसद के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, और यहाँ पर संसद की संप्रभुता का सिद्धांत आधारित है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है, ये तो बात ठीक है कि ब्रिटेन से हमने ली है, क्योंकि ब्रिटेन में ही संसदीय व्यवस्था थी, लेकिन ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है। संसद की संप्रभुता यानी कि अगर वहाँ की संसद कोई कानून बना देती है तो उसी को शासन मान लिया जाता है, माहिष्मति की तरह, जो कि माहिष्मति कहती हैं कि मेरा वचन ही है शासन। बिल्कुल ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ पर जो क्राउन है, जो रानी, जो महारानी चलती थी, जिनकी अभी अभी रिसेंट में डेथ हुई है, तो जो क्राउन है वो एक तरीके से केवल और केवल अप्रूवल देने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए रह जाता है। आपको मालूम होगा कि लिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन में, तो वहाँ पर पार्लियामेंट जो एक्ट वगैरह बना देती है उसी को कानून माना जाता है, और उसकी ही सर्वोच्चता होती है। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में जो है वो संविधान की सर्वोच्चता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे ऊपर हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं है, चाहे हम बात कर ले राष्ट्रपति की, चाहे हम बात कर ले न्यायपालिका की, सबसे ऊपर कौन है? संविधान। तो हमारे यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, कॉन्स्टिट्यूशन की संप्रभुता है, ना कि संसद की संप्रभुता है। संसद की संप्रभुता अगर होती तो क्या होता? संसद की संप्रभुता अगर होती तो कोई भी काम, कोई भी पार्लियामेंट विधेयक बनाती, कोई भी अधिनियम बनाती, तो क्या हो जाता? वही एक तरीके से नियम कानून हो जाता, फिर उसमें जुडिशरी जो है वो रिव्यू भी नहीं कर पाती। लेकिन हमारे यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, तो पार्लियामेंट को भी संविधान को ध्यान में रख करके काम करना है, जुडिशरी है उसको भी संविधान को ध्यान में रख करके ही काम करना है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 यानी कि कारण जो है वो गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ये कथन सही है, कारण आर जो है वो गलत है, ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैं सारी चीज़ों को समझाती चल रही हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देने के लिए कौन सी समिति की अनुशंसा थी, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए 2-3 समितियां हैं जिनके ऊपर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। बलवंत राय मेहता समिति हो गई, अशोक मेहता समिति हो गई, इन सब के ऊपर में रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये 2 तो है ही नहीं, LM सिंघवी जी हैं और थुंगन समिति हैं। इसके ऊपर कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ बात किसके बारे में की जा रही है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा देने की बात। यानी कि पहले तो जो है 1957-6 में जब राजस्थान में सबसे पहले जो है वो पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उस समय में पंचायतों के लिए अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया था, तो वहाँ पर संवैधानिक दर्जा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे समय बीतता चला गया, वैसे कई सारी समितियाँ आई, और 1988 में आए गाडगिल जी। तो 1988 में गाडगिल समिति जो थी, उन्होंने बोला कि पंचायतों को क्या होना चाहिए? एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके ऊपर में और ज़्यादा डिबेट हुई, चर्चा हुई, और फिर फाइनली जा करके 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और फिर 74th भी
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया इसी समय में, और पंचायतों के लिए और म्यूनसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाओं के लिए क्या किया गया, एक तरीके से स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा गाडगिल समिति जो है यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को सुरक्षा देने की, संवैधानिक सुरक्षा देने की या दर्जा देने की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए प्रोविजन करने की बात की थी गाडगिल कमेटी 1988। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए कथन और कारण और इसके बारे में बताइए कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है जो कथन है उसमें बोला जा रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ था और यह न तो सांविधिक संस्था है न ही संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर अगर हम देखने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि कथन ए में क्या बात बोल रहा है। कथन ए कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को जो है 1964 में गठित किया गया था। इसके साथ साथ एक और जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको भी गठन किया गया था, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो 1964 में संथानम कमेटी की अनुशंसा पर क्या किया गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि यह न तो सांविधिक संस्था है न ही संवैधानिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 2003 तक तो ये बात सही थी कि 2003 तक अगर पूछा जाता आपसे 2003 से पहले कि क्या ये सांविधिक संस्था है या फिर संवैधानिक है, तो आप कहते कि ना तो ये सांविधिक है ना ही ये संवैधानिक है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जब भी मैंने बताया जिसका आर्टिकल जो है संविधान में मेंशन करके उसके तहत बनाया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। सांविधिक निकाय क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी बोला जाता है इसको। और सांविधिक निकाय कहने का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करके किसी भी संस्था या किसी भी निकाय का गठन करती है। ठीक है, तो 2003 से पहले तक अगर बोला जाता कि ये जो है निकाय सांविधिक नहीं है तो बिल्कुल इसमें सच्चाई थी कि भाई संवैधानिक भी नहीं है सांविधिक भी नहीं है। लेकिन 2003 में पार्लियामेंट ने यानी कि संसद ने क्या किया, एक कानून पारित किया और उसके बाद से जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो सांविधिक संस्था बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन आपका क्या होगा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ए जो है वो तो सही है, यानी कि ए सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने ऑप्शन ए तो देख ही लिया कि ये 1964 में स्थापित हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया कि संथानम कमेटी जो है उसकी अनुशंसा के ऊपर में क्या किया था, 1964 में हमने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह ना तो सांविधिक संस्था है और ना ही संवैधानिक संस्था है। लेकिन अगर ये 2003 के पहले पूछा जाता आपसे कि क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो सांविधिक संस्था नहीं है या फिर संवैधानिक संस्था नहीं है, तो बिल्कुल आप कहते कि हाँ भाई ये तो ना तो संवैधानिक है ना ही सांविधिक है। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कहने का क्या मतलब है कि संविधान के किसी अनुच्छेद के द्वारा उस निकाय की, उस बॉडी की स्थापना की गई हो, तब वो कहलाता है संवैधानिक निकाय या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन जिन भी बॉडीज़ को या जिन निकायों को हम क्या करते हैं, जिन आयोगों को हम किसी पार्लियामेंट में किसी एक्ट के थ्रू पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं सांविधिक। सांविधिक कहने का मतलब स्टैट्यूटरी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। सांविधिक निकाय वैसे निकाय होते हैं जिनको पार्लियामेंट में किसी एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, पास कराया जाता है। ठीक है, तो 2003 से पहले जब 1964 में इसका गठन हुआ था केंद्रीय सतर्कता आयोग का, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस जो है आपका कमीशन है उसका, तब 1964 में उस समय में इसको सांविधिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। बट 2003 में हमने क्या किया, एक तरीके से पार्लियामेंट में एक अधिनियम जो है वो लाया गया और वहाँ पर क्या हुआ, पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू इसको 2003 में सांविधिक दर्जा दे दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कथन और कारण देख रहे हैं। तो अगर हम कथन 1 को देखें कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और कथन 2 को हम देखें कि तब क्या ये सांविधिक संस्था थी, तो नहीं थी। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आपका आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो अगर बात करें 2003 के अकॉर्डिंग, तो 2003 के बाद से ये सांविधिक निकाय हो चुका है, लेकिन 1964 में ये क्या था, सांविधिक निकाय नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शंस में जनरली क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है।
ये डिपेंड करता है कि इसका आंसर जो है आयोग क्या ले रहा है। एक आंसर आप बी भी ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आप क्या ले सकते हैं, आप दूसरा ऑप्शन सी भी ले सकते हैं। कैसे कि अगर हम ये देख लें कि 1964 में इसकी स्थापना हुई है, ये बात तो सही है, लेकिन अगर हम ये देखें कि 2003 में, भाई 2003 में इसको सांविधिक दर्जा मिल गया है, तब आपका जो कारण जो है वो गलत हो जाता, तो फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और जनरली आयोग इसका क्या आंसर मानता है इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर बेसिकली कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रोविजंस, उसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जा रही है राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति। तो राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति के आगे लिखा हुआ है आर्टिकल 174। ठीक है, उसके दूसरा ऑप्शन देखें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि ट्राइबल से रिलेटेड जो भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे रिलेटेड जो कमीशन बना है, उसके आगे लिखा गया है आपका 339 क। उसके बाद में आपका तीसरा ऑप्शन है पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए अनुच्छेद लिखा गया है 338 क। और लास्ट ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए आर्टिकल है 350 ख। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरीके से सही मिलान कौन सा है ये चुनना है, मतलब कि कौन से प्रोविजंस के आगे सही आर्टिकल उसका लिखा हुआ है, इसको चयन करना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि यहाँ पर सही क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले बात की जा रही है किसके बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो यहाँ पर आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के आगे क्या लिखा हुआ है 339 क, जो कि गलत है। अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के बारे में तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आर्टिकल 338 जो है वो अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए कौन सा आर्टिकल आएगा 338 का क। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको गलत दिखाई दे रहे हैं। ये आपका आंसर सही है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए अनुच्छेद 350 का ख है। ठीक है, भाग 17 में आपको भाषा से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती हैं और वहाँ पर आपको आर्टिकल 350 जो है 350 का क्लॉज जो बी है वो बात करता है कि मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है संघीय सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, उसकी विशेषता बतानी है। तो आप पढ़ते हैं जब भी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, संघवाद जिसको बोला जाता है हिंदी में। संघवाद बेसिकली क्या होता है, संघवाद यानी कि हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है कि क्वासी फेडरलिज्म है, संघीय ढांचा एक ऐसा ढांचा होता है। हमारे यहाँ पे जो संघवाद है बेसिकली वो ये है कि राज्य और केंद्र दोनों मिल करके अपना अपना काम करते हैं। राज्य केंद्र के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता और केंद्र जो है वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या होता है, स्थापित होता है दोनों के बीच में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, कई ऐसे राज्य जैसे कि आपको दिखाई देगा कहाँ पर, अगर आप मान लीजिए कि कई ऐसे आपको कंट्रीज़ दिखाई देंगी जहाँ पे जो है संघीय व्यवस्था यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो लोग बैठे होंगे वो आपको सबसे ज़्यादा सर्वोच्च दिखाई देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कोऑर्डिनेशन करते हैं। हमारे यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि हम क्वासी फेडरल हैं, यानी कि अर्ध संघीय हमारा पूरा निकाय है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया में कई प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि जिसके ऊपर में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलती है। जैसे अगर आप बात कर लीजिए धन विधेयक से रिलेटेड हो, अगर बात राज्यसभा जो होती है धन विधेयक के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्टैंड उनको लेने के अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर राज्यों को या फिर राज्यसभाओं को भी अथॉरिटी मिली हुई है, जैसे कि आर्टिकल 312 जहां पर अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड प्रोविज़न बनाने की बात की जाती है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर राज्यसभा जो है वो क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है वो होल्ड करती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि कई ऐसे प्रोविजंस हमारे संविधान में है जो एकात्मक संघ की ओर इशारा करते हैं, मतलब कि सारा कंट्रोल जो है वो केंद्र के पास है। लेकिन हमारे यहाँ कई प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पर कुछ कंट्रोल राज्यों को भी दिया गया है। जैसे अगर आप बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट ही इसलिए लाया गया है कि जो पूरा प्रोसेस है एक तरीके से पॉलिटिकल राज व्यवस्था को चलाने का, वो अलग अलग सेगमेंट में हो, स्थानीय लेवल से शुरू हो और फिर वो ऊपर राज्य और फिर केंद्र की तरफ को जाए। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच एक तरीके से बनी रहे या फिर एक तरीके से टॉप टू बॉटम अप्रोच कोऑर्डिनेशन बना रहे बेसिकली। तो यहाँ पर बात संघीय सरकार के बारे में की जा रही है। हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें देखते हैं कि संघीय सरकार शब्द के संबंध में कौन सा कथन सही है।
पहली बात की जा रही है कि सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों में निहित हैं और क्षेत्रीय सरकार अपनी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट रिसीव इट पावर फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि शक्तियां राज्य और केंद्र, जो राज्य और केंद्र के बीच में तो बटी है, लेकिन जो राज्यों को शक्तियां मिल रही हैं वो केंद्र से मिल रही हैं। आपका स्टेटमेंट 1 कह रहा है। बी में बात की जा रही है कि अगर मंत्रिपरिषद इसकी अनुमति देती है तो सभी शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच में विभाजित किया जाएगा। बट यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कौन सा मंत्रिपरिषद। एक तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद आपको सेंट्रल के लेवल पे भी दिखाई देगा, पर राज्यों के अंदर भी तो मंत्रिपरिषद होती है ना, वहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री एक मंत्रिमंडल को बनाते हैं अपने यहाँ पे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो बहुत ही डाइसी है, इसके बारे में तो सीधे सीधे दिख रहा है कि संघीय सरकार की परिभाषा कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी बात बोला जा रहा है कि संविधान के द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार अपने अपने क्षेत्राधिकार का संचालन स्वतंत्र रूप से करते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी संघीय सरकार के बारे में क्या बताया कि हमारे यहाँ पे संघवाद का ढांचा या संघीय सरकार का मतलब यही है कि केंद्र और राज्य जो है वो अपने अपने मामले अपने अपने हिसाब से देखते हैं, कोई किसी के भी क्षेत्र में आकर के हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे संघवाद का ये कॉन्सेप्ट चलता है, फेडरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो हमको सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर बात की जा रही है कि संविधान जो है वो राष्ट्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको, और क्षेत्रीय सरकारें यानी कि राज्य के लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनको क्या कर रही है, एक तरीके से क्षेत्राधिकार दे देती है कि भाई ये आपका मामला है, ये आपका मामला है, आपको अपने अपने मामले देखने हैं। जैसे कि संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, कॉन्स्टिट्यूशनल का जो 7th शेड्यूल है, वहाँ पर 3 लिस्ट आपको दिखाई देते हैं, जहाँ पर आपको सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, फिर आपको स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और फिर एक आपको कॉन्करेंट लिस्ट दिखाई देगा, समवर्ती सूची। ठीक है, तो संविधान में ही 7th शेड्यूल में आपको चीज़ें मेंशन कर दी गई है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। जब बात की जाएगी संघीय सरकार की, तो संविधान जो है वो क्या करता है, अधिकृत राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों को अपने अपने क्षेत्राधिकार का संचालन करने का एक तरीके से दायित्व देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आगे चलते हैं, बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में बोला जा रहा है कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पद से हटाने के आधार क्या हो सकते हैं, साबित कदाचार हो सकता है या फिर अक्षमता हो सकती है। तीसरा बोला जा रहा है लोकसभा के 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित, एक तरीके से अगर सिग्नेचर कर दिया है लोकसभा के 50 सदस्यों ने, तो क्या हो जाएगा, वो प्रस्ताव अगर रखा जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको हटा दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल 6 महीनों की अवधि के लिए ही उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सही चुनना थोड़ा टफ होता है, गलत चीज़ों की तरफ तो हम बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, कैच कर लेते हैं गलत चीज़ों को। हमारा जो ऑरा ही इस तरीके का होता है, मतलब मानव प्रजाति ऐसी होती है, बहुत लोग बहुत समझदार होते हैं, लेकिन जनरली लोग क्या होते हैं कि गलत लोगों के चंगल में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत को चुनना है आपको। तो पहले बात तो बोली जा रही है कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। पहला ही ऑप्शन गलत है। संविधान में मुख्य न्यायाधीश के लिए यानी कि सीजेआई के लिए कोई भी कार्यकाल नहीं निर्धारित किया गया है। हाँ, जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स हैं, उसके तहत जरूर बोला गया है कि भाई 65 ईयर की एज होनी चाहिए। लेकिन अगर बोला जाए कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो सीजेआई हैं उनके लिए कार्यकाल निर्धारित है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए साबित कदाचार या फिर अक्षमता आधार हो सकती है। तो ये बात सही है कि साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन बोला जा रहा है कि लोकसभा के 50 सदस्यों को अगर सिग्नेचर उनका मिल जाए तो फिर सीजेआई हट जाएंगे। गलत है ये। यहाँ पर लोकसभा नहीं, राज्यसभा में 50 चाहिए होते हैं, लोकसभा में एटलीस्ट 100 चाहिए होते हैं। इतने लोगों का सिग्नेचर हो जाए तब जाकर के सीजेआई पद से हटते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन बोला जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के
पद पर, अगर मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का कोई जज है जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहना चाहता है, कई बार होता है कि सीजेआई की मान लीजिए डेथ हो गई है किसी भी आकस्मिक कारण से, वो पोस्ट खाली है और वहाँ पर जो है हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज को बिठाया जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो व्यक्ति केवल 6 महीने के लिए ही रहेगा, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि केवल और केवल 6 महीने के लिए ही कोई व्यक्ति वहाँ पर रहेगा, इस तरीके का कोई भी चीज़ प्रोविज़न में नहीं है। तो आपको क्या बताना था, कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन 1 भी है, वो भी सही नहीं है। ऑप्शन 3 जो है 50 सदस्यों वाली, वो भी सही नहीं है क्योंकि राज्यसभा में 50 सदस्यों की ज़रूरत होती है। और ऑप्शन 4 जो है मुख्य न्यायाधीश केवल 6 महीने के लिए कोई हाई कोर्ट का जज वहाँ पर रहेगा, ये भी बात सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि 1, 3 और 4 ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही नहीं है, यानी कि गलत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता को कौन कौन से जो टर्म्स हैं वो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत, और तीसरा बोला जा रहा है क्या, विधि की सम्यक प्रक्रिया। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता है। तो सबसे पहले चलिए आप किसके ऊपर में, ऑप्शन 1 की तरफ, न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। क्या आपको हमारे संविधान में, हमारे देश में कभी ये चीज़ देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट जो ही बोल दे वही पत्थर की लकीर है? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो संविधान में जो 9वीं अनुसूची आप देखते हैं जहां पर पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू को कुछ मामलों में रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वहां पर आपको ऐसा प्रोविज़न फिर दिखाई ही नहीं देता। क्या हो जाता, अगर न्यायिक सर्वोच्चता होती तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो बोल देती वही पत्थर की लकीर हो जाती। बट हमारे पास में ऐसी सिस्टम है कि जो पार्लियामेंट है यानी कि एग्जीक्यूटिव, उसमें अगर आप कर लीजिए, और विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, साथ के साथ जुडिशरी, ये तीनों जो हैं आपस में मिल बांट करके काम करते हैं और कोई भी किसी के ऊपर नहीं है एक दूसरे के मामले में। भले पृथक्करण का सिद्धांत है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जहां पर विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर जो है गलत कानून बना देती है, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, एक्शन लेता है। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन ले लेता है तो फिर से पार्लियामेंट क्या करती है, नए तरीके का कानून ला देती है और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को क्या करती है, स्ट्रक डाउन कर देती है। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है हमारे यहाँ, यानी कि न्यायिक सर्वोच्चता तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। दूसरी बात बोला जा रहा है संसदीय संप्रभुता। अभी हमने इसके पहले कोई क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें हमने बात की कि संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे कौन संप्रभु है, हमारे यहाँ पे संविधान संप्रभु है, संसद जो है वो संप्रभु नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो पार्लियामेंट जो भी कानून बना देती वही पत्थर की लकीर हो जाती। अब तीसरा ऑप्शन है विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो ये आपने आर्टिकल 14 में पढ़ा होगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है केवल और केवल ऑप्शन 3 जो है वो हमारे भारतीय संविधान में जरूर मेंशन है, बाकी 1 और 2 जो है मेंशन नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, और ओनली ऑप्शन 3 जो है वो सही है और वो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्तीय आपातकाल के बारे में याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन ए क्या है, 1991 में वित्तीय संकट के दौरान अब तक केवल एक बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली उद्घोषणा को जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। और आगे जो बोल रहा है वो कह रहा है राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल को रद्द करने की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर वित्तीय आपातकाल की, तो इसमें क्या क्या आपको सही दिखाई दे रहा है, कोई एक ही ऑप्शन पिक करना है, मल्टीपल चूज का तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले बोल रहा है कि 1991 में जो है वो वित्तीय संकट जब आया था उस समय में हमने क्या किया था, वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया था। ये स्टेटमेंट गलत है। 1991 यानी कि LPG रिफॉर्म्स हुए थे, अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, अच्छी बात है ये। ठीक है,
दूसरी बात क्या है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके पेंशन, उनके वेतन में कुछ कटौती कर सकता है। तो केवल इन दोनों का ही नहीं है, राष्ट्रपति के भी वेतन भत्तों में भी कटौती हो जाती है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल आया है, अगर लग गया है, पैसे की कमी ही है, तो जो सबसे टॉप मोस्ट में बैठे हुए लोग हैं पहले वो अपने कटौती करेंगे वेतनों में, तभी तो जनता जो है वो भी अपने काम में खर्चों में कटौती करेगी ना। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो यहीं से ही सीधे सीधे आप अपनी राइट आंसर की तरफ पहुंच गए, ऑप्शन बी। लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर बात की जा रही है वित्तीय आपातकाल की घोषणा वाली। मनीष एक बारी रोकना। ऑप्शन सी कह रहा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली उद्घोषणा को जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये गलत है, 1 महीने की जगह इसको कर लीजिए 2 महीने, यानी कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। 2 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों के जो भी संसद के दोनों भी सदन है, राज्यसभा लोकसभा, वहाँ से उसको अनुमोदन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल को रद्द करने की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है लिखा है इसमें, जबकि हमारा सही आंसर क्या होगा कि आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब हम राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगाते हैं तो पहले ही संसद जो है वो क्या कर लेता है, एक तरीके से अपना अनुमोदन दे चुका होता है, जो कि यहाँ पर बात की जा रही है 2 महीने वाला टेन्योर। तो जब 2 महीने के टेन्योर के भीतर जो है संसद ने अपना पहले ही अनुमोदन दे दिया है, तो जब ऐसा सरकार को लगता है कि अब वित्तीय आपात की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक बस घोषणा जारी करके वित्तीय आपातकाल को खत्म कर देता है। फिर दोबारा से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। हमें बताना क्या था कि आंसर कौन सा सही है, तो ये भी गलत आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 महीना लिखा हुआ, ये भी गलत है। केवल और केवल ऑप्शन बी जो है वो सही है कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो भारत की जो संचित निधि होती है उससे खर्च जो है वो कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है, और भारत की संचित निधि से ही हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आंसर बिल्कुल सही है कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो क्या होता है, वेतन भत्तों में कटौती हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर बी जो है वो सही होगा कि वित्तीय आपातकाल में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके वेतन भत्ते वगैरह उनमें कटौती की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं। अगला बात जो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को उल्लंघनीय मानते हुए कहा था कि संसद के द्वारा उसमें कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर उल्लंघनीय नहीं, उल्लंघनीय हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कौन से वाद में, कौन से जजमेंट में बोला था कि मौलिक अधिकार जो हैं वो, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सबसे सर्वोपरि हैं और उसमें कोई भी कटौती पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। तो ये जो है आंसर आपका होगा कौन सा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 में गोलकनाथ केस आया था और यहाँ पर बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरीके की कटौती करने का अधिकार जो है वो संसद को नहीं होगा। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस आया और 1973 में ही एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। बेसिक स्ट्रक्चर का जो, यानी कि बुनियादी ढांचे का या मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत आया, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स में भी आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में संसद कटौती नहीं कर सकता, ये पहले कब बोला गया था, तो 1967 का गोलकनाथ वाद जो था उसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स में कटौती नहीं की जा सकती। बट जो केशवानंद भारती का केस आया 1973 में, उसमें बोला गया कि आप कटौती कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरीके की एक तरीके से मान लीजिए कोई भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रोविज़न है, अगर उसमें कटौती हो जाती है तो फिर आपको आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचार भी मिला हुआ है, जहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल बना दिया, कोई ऐसी कटौती कर दी जिसकी वजह से आपका जो फंडामेंटल राइट है यानी कि मूल अधिकार हनन हो रहा है, तो फिर आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जिसको संवैधानिक उपचार भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी।
अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। गलत है ये। केवल और केवल राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल उनको क्या कर सकता है, कटौती कर सकता है, निलंबन कर सकता है, लेकिन पूरी की पूरी तरीके से मृत्युदंड को क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकता। तो पहला स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए एक बार पुनर्विचार के पश्चात बाध्यकारी हो सकती है, लेकिन राज्यपाल के लिए नहीं। इस स्टेटमेंट पे अभी हम आएंगे। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यपाल राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को राज्य विधायिका को वापस करने के बाद भी विधेयक पर वीटो लगा सकता है। तो ये जो है वो गलत है। राज्यपाल ने एक बार अगर राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक भेज दिया है राज्यों से रिलेटेड, तो अब राष्ट्रपति का जिम्मेदारी है कि वो विधेयक को एसेट देते हैं या फिर नहीं देते हैं। यहाँ पर राज्यपाल का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। तो अब राज्यपाल जो है यहाँ पर वीटो वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 जो है वो तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये गलत है। आते हैं ऑप्शन बी के ऊपर में। ऑप्शन बी कह रहा है कि जब भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को क्या कर रहा है, किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, तो फिर उस बिल के ऊपर में बातचीत है या फिर वो बाध्यकारी है या नहीं राष्ट्रपति के लिए, ये डिसाइड कौन करेगा, राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल के लिए यहाँ पर कोई भी प्रोविजन रह जाएगा। देखिए दो चीज़ें हैं, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। ठीक है, राज्यों से रिलेटेड है ये। जब भी राज्यपाल के पास में राज्य की विधायिका यानी कि विधानसभा या विधान परिषद जब भी किसी बिल को पास करा करके लेके आती है हस्ताक्षर के लिए, सिग्नेचर के लिए, एसेंट के लिए, तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के बाद 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो उस विधेयक को एक तरीके से एसेंट दे दे यानी कि सिग्नेचर करके अप्रूवल दे दे, या फिर उस विधेयक को क्या करे, राज्य को पुनर्विचार के लिए भेज दे, या फिर उस विधेयक को अपने पास विथहोल्ड करके रख ले राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। तो ये आर्टिकल 200 के तहत होता है। और फिर आर्टिकल 201 जब आता है तब राष्ट्रपति के पास जब राज्यपाल ने कोई विधेयक भेज दिया तो उसके ऊपर में सारे प्रोविजन सब आगे जो होंगे वो देखने की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर जितने भी राइट्स है वो राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं, ना कि राज्यपाल के पास। इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है कि मंत्रिपरिषद के कोई भी मामला था, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया, अब उसके ऊपर में बिल जो है जब राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो वहां पर उसको वीटो करना है, उसको वापस पुनर्विचार के लिए भेजना है, और पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के ऊपर में ये जिम्मेदारी होती है कि फिर से वो उस बिल को पास कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते, अपना एसेंट देते हैं या नहीं देते हैं। यहाँ पर राज्यपाल का जो रोल है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, यानी कि ऑप्शन 2 जो सही है। और ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है कि केवल 2 जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो बात की जा रही है वो की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा कथन सही है। सबसे पहली बात बोली जा रही है कि राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात आजमगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, देखेंगे अभी जनगणना 2011 में राज्य का लिंगानुपात 928 था, या फिर स्वतंत्रता के बाद राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1991 के दशक में हुई है। आपको बताना है कि इसमें सबसे सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे सही कथन आपको दिखाई देगा क्या, आजमगढ़ में आपको गौतम बुद्ध नगर में आपको दिख रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात है। यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है। बोला जा रहा है कि जनगणना 2011 में जो उत्तर प्रदेश है उसका लिंगानुपात 928 है, जबकि 928 नहीं, राइट आंसर है 912। तो एक चीज़ यहाँ से आपके लिए ये भी फैक्चुअल चीज़ तैयार हो गई है कि यूपी का जो अभी फिलहाल में लिंगानुपात है वो 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार 912 है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड वाइड नेशन के लेवल पे यानी कि देश के लेवल पे बात करेंगे तो जो हमारा जो सेक्स रेशियो है वो 943 का है, और यूपी का अगर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे तो 912 जो है वहाँ का जनगणना का लिंगानुपात है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। बोला जा रहा है LGBTQ कल्याण हेतु समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो रिसेंटली ये बना हुआ है अभी मार्च अप्रैल के महीने में, और इसका आंसर होगा राजीव गौबा। राजीव गौबा
जी जो हैं उनको LGBTQ समुदाय जो है, जो कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर में आते हैं, प्लस एंड सो ऑन, बहुत सारे इसमें अलग अलग समुदाय हैं, इनके लिए एक समिति बन रही है जिसकी अध्यक्षता राजीव गौबा जी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात की जा रही है PM सूरज पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि PM सूरज पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए जो भी नई चीज़ें, नए रूल्स जो लागू हुए हैं, हमें मालूम है कि CAA रूल आया हुआ है, कब का, 2024 का। याद रखिएगा एक्ट जो है वो आपका कब का है, एक्ट जो है वो तो 2019 का है, लेकिन रूल जो है वो 2024 का आया है, नियम जो है, और इसके तहत 2019 के प्रोविजंस जो है, अधिनियम है, उनको एक तरीके से लागू किया गया है। ठीक है, जब 2019 में आया था बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद कोविड भी आ गया था, तो ये एक्ट जो है वो लागू नहीं किया गया था। अभी एक रूल बना करके क्या कर दिया गया है, जो भी 5 साल से ज़्यादा समय से इंडिया में रह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं, उनको क्या किया जा रहा है, हमारे यहाँ पे शरण दी जा रही है। ठीक है, तो अगर हम चले PM सूरज पोर्टल की तरफ, तो पहली बात नागरिकता के लिए हो गई, ये गलत है, नागरिकता के लिए बिल्कुल भी नहीं है PM सूरज पोर्टल। दूसरी बात बोला जा रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को एक तरीके से सुलभ पर पहुंच हो, कोई असुविधा ना हो, इसके लिए। तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और चौथा ऑप्शन बोला जा रहा है कि गरीबों का विकास संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए। तो यहाँ पर जो PM सूरज जो पोर्टल है वो किसके लिए है, ये है गरीबों को विकास संबंधी नए नए जो आपको अवसर है, मतलब कि जो गरीबी से निकल रहे लोग हैं उनको किस तरीके से वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, रोजगार वगैरह पा सकते हैं, उसके लिए जो है ये PM सूरज पोर्टल को लाया गया है। ठीक है, सूरज का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधार जन कल्याण। ठीक है, तो बहुत बड़ा सा नाम है ये, PM सूरज का पूरा फुल फॉर्म है ये, और इस सूरज में ही सारी चीज़ें समाहित है। क्या है आपका आंसर, गरीबों को विकास संबंधी परियोजनाओं में प्राथमिकता देने के लिए ये PM सूरज पोर्टल आया है, बेसिकली लोगों को गरीबी से उबारने के लिए आया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन हो जाएगा D। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है हूती। यहाँ पर हूती नहीं है, बेसिकली हाउती कम्युनिटी है। बेसिकली ये रेड सी वाला जो आपका एरिया है वहाँ पर ये आते हैं। लाल सागर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, याद होगा स्वेज नहर बनी थी बहुत पहले 1969 में, जब जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे और इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ में मिल करके। तो यहाँ पर जो है ये जो हाउती कम्युनिटी है, बेसिकली ये क्या है, आतंकवादी संगठन है, लुटेरे है बेसिकली ये। और रेड सी यानी कि लाल सागर से जितना भी व्यापार होता है, हमें मालूम है इंडिया का भी बहुत सारा व्यापार जो है वो लाल सागर वाले रास्ते से होता है। ये डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी देता है, जहाँ पर स्वेज आपको कनाल दिखेगा, और यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको कहाँ पर मिलती है, आपको मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है थ्रू रेड सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाउती कम्युनिटी है, वहाँ पर आतंकवादी संगठन है, समुद्री लुटेरे कह सकते हैं, इनका आतंक बहुत ज़्यादा है। तो उनको रोकने के लिए अभी अभियान चलाया जा रहा है। इसी के लिए आपसे क्वेश्चन बना है कि कौन से 2 देश हैं जो कि हाउती कम्युनिटी जो आतंकवाद है इसको रोकने के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अमेरिका और ब्रिटेन। आपका ऑप्शन होगा B, USA और ब्रिटेन मिल करके क्या कर रहे हैं, हाउती कम्युनिटी को रोकने का एक तरीके से अभियान चला रहे हैं रेड सी के अंतर्गत। अगला ऑप्शन क्या है, 18वीं लोकसभा, अभी रिसेंट ही उसका पूरा इलेक्शन हुआ है, शपथ ग्रहण भी हो गया है और हमारे सारी स्पीच वगैरह हो गई है, मॉनसून सेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो 18वीं लोकसभा के लिए आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहली बात की जा रही है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में 14% जो है वो महिलाएं चुनी गई हैं, यानी कि 14% महिलाएं हैं। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें 5% महिला सांसदों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। ठीक है, PhD वगैरह करके आए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपका कथन कौन सा सही है ये बताना है। तो ओनली ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट है। अगर बात की जाए कि इस बार जो है 18वीं लोकसभा है उसमें कितने % महिलाओं का चुनाव हुआ है, तो पिछली लोकसभा से 3-4 कुछ संख्या कम है, पॉइंट का फर्क है बिल्कुल, और 14% जो है वो महिलाएं चुनी गई है इस बार। ठीक है, और ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका गलत है। 5% महिलाएं बिल्कुल भी डॉक्टरेट की उपाधि के साथ नहीं है इस बार। केवल और केवल 3 महिलाएं जो हैं उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। बाकी मोस्टली आपको क्या दिखाई देंगे, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट दिखाई देंगे। बट अगर बात की जाए कि कितनी महिलाएं जो हैं इनको मिला हुआ है
डॉक्टरेट की उपाधि, तो केवल 3 महिलाएं आपको दिखाई देंगी जिनके पास डॉक्टरेट है, बाकी सारे ग्रेजुएट हो सकते हैं बट डॉक्टरेट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका, ऑप्शन 2 जो है वो गलत हो जाएगा, केवल जो 1 है वही सही है। और ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है कि केवल एक सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा नहीं था। कई लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं को नहीं ही पढ़ते हैं और फिर आंसर जो है वो गलत हो जाता है। पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक कौन नहीं थे, किन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे नहीं चलाया या फिर उसको ओरिजिनेट नहीं किया है। तो आपको ऑप्शन की तरफ जाना है, सबसे पहले जाना नागार्जुन जी के ऊपर, दिमाग पे जोर डालना है कि क्या नागार्जुन का कभी भक्ति आंदोलन से कोई वास्ता था। तो नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत जरूर दिया था, पर भक्ति आंदोलन के बारे में कहीं पर भी नागार्जुन के बारे में कोई भी बात नहीं है। तुकाराम, त्यागराज जी, वल्लभाचार्य, ये हम अष्टमार्गी जो बोला जाता है वल्लभ, ये थे। तो भक्ति से रिलेटेड आपको ये 3 नाम सुनाई देंगे, तुकाराम हो गए, त्यागराज और वल्लभ। नागार्जुन जो हैं उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल गया क्या, ऑप्शन आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है कि भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक जो है वो नागार्जुन नहीं थे। आगे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस के लिहाज से, जिसको नहीं पता है बहुत गलत बात है। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि भारत का सिराज किसको बोला जाता है, तो भारत का सिराज बोला जाता है जौनपुर को, इसको पूर्व का सिराज भी बोला जाता है। शर्की वंश के संस्थापक इब्राहिम जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी जौनपुर की। इसका रिलेशन जो है जौनपुर का वो जौना खां से रिलेटेड है, फिरोज शाह तुगलक से भी कुछ रिलेटेड है इसका मामला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जौनपुर, तो वो शर्की वंश जो था उससे ज़्यादा रिलेट करता है। और भारत का सिराज या फिर पूर्व का सिराज भी बोला जाता है जौनपुर को, जो कि आपके यूपी में ही स्थित है। तो बहुत ही इजी लो हैंगिंग फ्रूट वाला ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन यानी कि 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे 1916 में, यानी कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसके बाद बोला जा रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सरकार जो थे वो जो हैं वो क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, या उन्होंने एक साझी मांग रखी थी, मतलब राजनीतिक मुद्दों पे दोनों के बीच में थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेशन बैठ गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। तीसरा बोला जा रहा है अधिवेशन को सफल बनाने में होम रूल लीग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और चौथा बोला जा रहा है पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 की तरफ चलते हैं। बेसिकली 1916 का जो अधिनियम था, लखनऊ अधिवेशन जो था, अंबिका चरण जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये बेसिकली मिलन समारोह वाला अधिवेशन था, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ जाना ही इसीलिए जाता है कि वहाँ के लोगों की बोली में ही इतनी मिठास होती है कि वो किसी को भी अपना बना लेते हैं, ठीक है। एक नवाबी शैली है, बहुत ही अनोखा अंदाज है उन लोगों का, और बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा बोलते हैं, वो बहुत इज्जत से बोलते हैं। तो बेसिकली अगर जब बात आए लखनऊ अधिवेशन की 1916 की, तो 2 लोगों का मिलन हुआ, एक तो नरम दल और गरम दल, जो कि 1907 में सूरत विभाजन के समय में अलग हो गए थे। साथ के साथ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी जो है कुछ समय से अलग थलग चल रहे थे, वो भी आ गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, एकजुट हो गए थे, सहमति हो गई। तो एनी बेसेंट और तिलक जो ये चला रहे थे होम रूल लीग, तो उस समय में ये लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उसको एकजुट करने में, ठीक है। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, जब इनके बीच में साइन हुआ था, तो सरोजनी नायडू जी ने आई थिंक बोला था कि जो नेहरू है और जिन्ना है वो 2 एक तरीके से महान लोग हैं जो बैठ करके ये पैक्ट साइन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। फिर आपका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन कह रहा है कि पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया था। लखनऊ अधिवेशन में पृथक निर्वाचन से रिलेटेड कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। तो ऑप्शन आपका 1 तो सही है कि कांग्रेस में नरम दल गरम दल एक हो गए थे। दूसरा भी सही है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ठीक हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। तीसरा भी ऑप्शन सही है कि भाई होम रूल लीग की इसमें बहुत भूमिका रही एक तरीके से। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है, भाई यहाँ पर पृथक निर्वाचन की कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो हमें पकड़ना क्या है, गलत आंसर ही पकड़ना था, सही नहीं है पकड़ना था। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
यहाँ पर पेरिस इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई है 1905 में, मैडम भिखाजी, ठीक है। उसके बाद में आपका इंडियन इंडिपेंडेंस का नंबर आएगा 1907 में, ये है तारकनाथ दास। उसके बाद हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1913 में, और आज़ाद हिंद फौज तो पता ही होगा 1942 में इसकी स्थापना हुई है। तो इस हिसाब से अगर आप सीक्वेंस बिठाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन 1, उसके बाद आएगा ऑप्शन 3, देन आपका आएगा 2 और फिर आएगा 4, यानी कि 1 3 2 4 यहाँ पर ये ऑप्शन होना चाहिए। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है 1 3 2 4, ये है सही सीक्वेंस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है सही उत्तरों का क्या करना है, कूट के साथ में मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको मालूम है कि चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला गांधी जी का सत्याग्रह था 1917 का, तो डी का आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में। तो वाईकॉम सत्याग्रह जो है वो 1924-25 में ये हुआ था। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा तारकेश्वर सत्याग्रह जो कि 1924 में हुआ था, और फिर आपका आ जाएगा बरसाड़, जो बरसाड़ सत्याग्रह है वो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस देखें, अगर आपको केवल 2 के बारे में पता हो कि चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 ऑप्शन में डी का उत्तर 1 है, ठीक है। अब आपको देखना है दूसरा वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में। वाईकॉम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में हुआ है, यानी कि सी का ऑप्शन होना चाहिए क्या, 2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सी का ऑप्शन 2 और डी का ऑप्शन 1, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये है आपका सही उत्तर। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की जा रही है 1881 का जो कारखाना अधिनियम है वो किसके शासनकाल में लाया गया था। तो अभी अगर आपको मालूम हो कि जनगणना के बारे में बहुत ज़्यादा जब बातें चल रही थी, तो हमें मालूम है कि रिपन ने फर्स्ट सेंसस जो है, रेगुलर सेंसस जो है वो रिपन ने कंडक्ट करवाया था सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। तो रिपन जो है वो जनगणना उन्होंने शुरुआत करवाई थी, और ये इनका कार्यकाल 1881 का ही चल रहा था। इन्हीं के समय में कारखाना अधिनियम आया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1881 का जो कारखाना अधिनियम था उस समय में कौन थे वहाँ पर, शासनकाल किसका था, तो लॉर्ड रिपन का जो था कार्यकाल चल रहा था। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन किस तरीके का था। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चक्र और क्रॉस के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से हुआ है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर उर्वरा देवी निकली हुई हैं, जहाँ पर धरती के रूप में एक तरीके से मातृ देवी की पूजा की जाती थी। साथ के साथ में स्वास्तिक वगैरह के भी चिन्ह कई जगह से आपको दिखाई देंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, यानी कि 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर बात की जा रही है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है, ये है आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा इसको। अब आगे चलें, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य में कौन सी समितियाँ जो थी वो प्रशासन संभालने का काम करती थी। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियाँ मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन से संबंधित थी। तो आपको दिखाई देगा ऑप्शंस में वाणिज्य समिति, शिल्प और औद्योगिक समिति, जनगणना, कर समिति, विदेशिक समिति, वस्तु निरीक्षक समिति। अगर हम बात करें मौर्य की, मौर्य साम्राज्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो आपके पूरा ये टेन्योर था, उस समय में घनानंद को मारने के बाद जब मौर्य डायनेस्टी रखी गई थी, चाणक्य जो है वो बहुत फेमस थे उस समय, उनकी कूटनीति बहुत फेमस थी, और चाणक्य की जो बुक है इकोनॉमी के ऊपर में लिखी गई वो भी बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, चाणक्य कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, काफ़ी महान विज्ञान विद्वता उनको थी। तो जब भी उन्होंने शासन प्रशासन चलाने की बात की तो हर एक्सपेक्ट्स को उन्होंने ध्यान में रखा। अब इसमें वाणिज्य भी आएगा, इसमें शिल्प भी आएगा, इसमें जनगणना भी आएगी, इसमें टैक्सेशन भी आएगा, हर टॉपिक के ऊपर में बात की थी कम से कम चाणक्य ने। इसलिए मौर्य साम्राज्य से अगर इस तरीके का क्वेश्चन बने, आप बिल्कुल इस तरफ जा सकते हैं कि सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि हर सेगमेंट के ऊपर में बात की गई थी, चाहे वो वाणिज्य हो, चाहे वो शिल्प हो, चाहे वो जनगणना हो, चाहे वो टैक्स हो वगैरह वगैरह। तो उपयुक्त सभी समितियां जो थीं वो इससे संबंधित थी, मौर्य डायनेस्टी से, यानी कि मौर्य साम्राज्य से। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो राइट आंसर होगा।
अब आते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको कौन कौन से सुमेलित हैं ये बताना है। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि चंदावर का युद्ध, इसके आगे लिखा हुआ है 1195 यानी कि 1195 ईस्वी। दूसरा लिखा है तराइन का प्रथम युद्ध 1192 ईस्वी। तीसरा है कन्नौज का युद्ध 1991 में। और चौथा कह रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध 1993 में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा युद्ध और उसके सामने जो ईयर लिखा हुआ है वो दोनों जो है वो सही लिखे हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर हम एक के बाद एक सारे ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो आपको बताएं कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है वो 1195 में न होकर के 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। सबसे पहले अगर बात की जाए तराइन के युद्ध की, तो तराइन का युद्ध आपको मालूम होना चाहिए कि ये कब हुआ था, 1191 में, यानी कि 1191 में यहाँ पर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वाला जो पूरा ये युद्ध था इस तरीके से चला था, कई सीक्वेंस में चला था, फिर वहाँ पर जयचंद की भी एंट्री हुई थी इस तरीके से। तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ था, ना कि 92 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 के आसपास में आपको दिखाई देगा, जब यहाँ पर किसका शासन चल रहा था, शेर शाह और हुमायूं के बीच में ये पूरा युद्ध चल रहा था। कन्नौज का युद्ध यूपीपीसीएस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आप उठा करके देखेंगे तो हुमायूं के साथ में शेर शाह के 2 या 3 आपको युद्ध दिखाई देंगे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो शेर शाह जीता हुआ है। और हुमायूं को फिर कई साल के लिए जाना पड़ा था अपनी वाइफ को छोड़ करके, कई साल वो भाग गया था, फिर वापस आया था और फिर से उसको सत्ता मिली थी और फिर सीढ़ियों से चौगान खेलते हुए उसकी सीढ़ियों से गिर करके उसकी लाइब्रेरी से उसकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इसके आगे 1191, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो वो हुआ था 1192 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो युद्ध हैं उनका किसी में सीक्वेंस मिसमैच है और किसी में पूरा ईयर ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी आप स्टेट पीसीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऐसा है कि यूपी पीसीएस जो है वो अपना जो एक लेवल अप कर रहा है, आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन अभी भी आते हैं। पीवाईक्यू वगैरह आप उठा करके देखेंगे, वहाँ से 40 to 50% आपको क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे और वहाँ पर इस तरीके के ये जो कुछ फेवरेट जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आपको प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित प्रसिद्ध मंदिरों को उनके निर्माण काल क्रमानुसार बचाना है। काल क्रमानुसार का मतलब क्या है कि कब इन मंदिरों का निर्माण हुआ है उनका आपको सीक्वेंस बिठाना है। ठीक है, यानी कि कम से आगे की तरफ आपको बढ़ना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर के बारे में। तो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर एमपी में खजुराहो का टेम्पल आपको दिखाई देगा। ये कब बना है, तो ये बना है आपका 10वीं शताब्दी में 930 के आसपास, यानी कि 1930 ईस्वी के आसपास में इसकी स्थापना हुई थी। तो 10वीं शताब्दी में खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर बना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में अगर देखें गंगई कोंडा चोलपुरम यानी कि बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में बात हो रही है। राजेंद्र चोल फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी और कब हुआ था इसका स्थापना, 10,000 एक तरीके से 1035 ईस्वी यानी कि 11वीं शताब्दी जो थी उसमें इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद एहोल का लाख खान मंदिर जो लाड खान मंदिर है ये इसकी स्थापना हुई है 5वीं शताब्दी में। और मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है इसकी स्थापना हुई है 6ठी शताब्दी में। तो अगर आप सीक्वेंस बिठाएंगे तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर खजुराहो टेम्पल यानी कि 1, उसके बाद आएगा 2। तो सीक्वेंस क्या होगा 3, 4, 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जब भी स्पेक्ट्रम की बुक आप पहले उठाते हैं सबसे पहले आपको यूरोपियों का आगमन वाला चैप्टर पढ़ना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वहाँ से ही बिल्कुल यही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आसान क्वेश्चन यूपीपीसीएस में नहीं हो सकता है। जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट अटैम्प्ट भी दे रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ते हैं आप हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को उनके भारत आगमन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि फिर से यहाँ पर सीक्वेंस आ गया है कि कौन सबसे पहले आया था, उसके
बाद में कौन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 दिख रही हैं यूरोपीय कंपनियां या फिर शक्तियाँ। सबसे पहले बात करें पुर्तगालियों की, तो ये कब आए थे? वास्को डी गामा जी ने खोजा था 1498 जमोरिन कालीकट के बंदरगाह के पास आए थे। ये सारी पूरा स्टोरी आपको पता होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे डच का आएगा आगमन, 1605 में ये आए थे, इन्होंने अपनी कंपनी लगाई। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो 1608 में इन्होंने कंपनी लगाई। सबसे लास्ट में कौन आए थे? आपके फ्रेंच जो है फ्रांसीसी कंपनी आई थी। कब आई थी? 1664 में, यानी कि 1664 में आए थे। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर आप काल क्रमानुसार बिठाएंगे, सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, फिर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ब्रिटिशर्स आए थे, और फिर लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि सीक्वेंस सही क्या होना चाहिए? 1 3 4 2। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 1 3 4 2, यानी कि आपका 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, बात की जा रही है कि किस पुस्तक की रचना अमीर खुसरो ने की है। अगर आप यूपीपीसीएस की बात करिए या फिर आप आरओ की बात करिए, उसमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। पुराने समय के जितने भी राइटर्स रहे हैं फेमस, उनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में आपको पूछा ही पूछा जाएगा। चाहे वो बात की जाए अमीर खुसरो की, या फिर बात की जाए इब्न बतूता के बारे में, या फिर जो ऐसे यात्री जो आए जहाँ पर यहाँ इंडिया में आए, मेगास्थनीज वगैरह, और उन्होंने यहाँ के बारे में, यहाँ के किस तरीके से प्रशासन चलता था उसके बारे में कुछ स्टोरीज की, उस समय कैसा प्रशासन चलाया जाता था, वहाँ के राजा महाराजा कैसे थे, वहाँ पर समाज जो था वो किस तरीके का था, इस तरीके की। तो कई राइटर्स की हमने पुरानी कहानियाँ भी पढ़ी हुई है जिन्होंने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि कई साम्राज्य ऐसे थे जहाँ पर बिल्कुल चोरी वाली तो सिस्टम ही नहीं थी। वहाँ पर चोरी क्या होती है ये कई लोगों को पता ही नहीं था उस समय में। पुराना समय ऐसा होता था। तो हमें पुराना हमारा समाज कैसा था, साम्राज्य कैसा था राजा महाराजाओं का, इसके बारे में कई जो यात्री आए, विदेशी यात्री जो आए हमारे पास में, उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हमने वहाँ से जाना। जैसे ह्वेनसांग हो गए, वो आए, चीनी यात्री आए, कई सारे अलग अलग प्रांत से, कई सारे एरियाज से लोग आए थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में, और अमीर खुसरो की बुक के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। तो सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले देखें हम आशिका, उसके बाद है नूर सिपिहर, तीसरा है साकियाना, और चौथा है किताब उर रिहला। ये जो रिहला है ये PYQ अगर आप उठा के देखेंगे आपने बहुत बारी ये देखा होगा। तो मान लीजिए आपको ये 3 ऑप्शन नहीं भी पता है, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि किताब उल रिहला जो है वो इब्न बतूता की रचना है, तो आप यहाँ से सही आंसर पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो नहीं है किसकी रचना? अमीर खुसरो की। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो केवल 1 2 3 यानी कि आशिका, नूर सिपिहर और साकियाना जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। इब्न बतूता की रचना है किताब उल रिहला। तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है मुग़ल चित्रकला के बारे में। मुग़ल चित्रकला की जब भी बात आती है, बड़े बड़े जो भी शाहजहाँ का ताजमहल या फिर लाल किला, इस तरीके की रचनाओं के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। पित्रादुरा शैली के बारे में हमने पढ़ा है, जहाँ पर इस तरीके की रचनाएं होती हैं, जालियों में बहुत बारीक बारीक नक्काशी की जाती है। इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो मुग़ल चित्रकला का जब भी नाम आता है तो उसकी कुछ विशेषताएँ आती हैं। किन विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर बताना है कि कौन सी विशेषता जो है वो मुग़ल चित्रकला से रिलेट नहीं करती है। तो क्वेश्चन क्या है? मुग़ल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? यहाँ पर बात की जा रही है चित्रकारी में नए विषयों का समावेश। ऑप्शन नंबर बी है नए प्रकार के रंगों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी है चित्रों का स्वरूप फारसी शैली पर आधारित है। और ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन। अगर आप मुग़ल चित्रकला के बारे में देखेंगे तो जब मुग़ल आए थे तो उन्होंने भारतीय परंपरा को साथ के साथ वो अपनी फारस और तुर्की की जो परंपरा लेकर के आए थे उनको मिक्स करके उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से नई शैली ईजाद की थी। तो वहाँ पर धर्म से रिलेटेड चीज़ों के बारे में उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। और बेसिकली मुग़ल इतने टाइम तक आ करके हमारे यहाँ टिक भी इसीलिए पाए। अगर आप बात करें कि इसके पहले जो आक्रमणकारी आए थे, जब महमूद गजनबी वगैरह, ये बेसिकली लूटने के लिए आए थे इंडिया को। वो आए, यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ के राजाओं के साथ लड़े, लूटा उन्होंने और वो यहाँ से चले गए। बट मुग़ल का साम्राज्य इतना ज़्यादा क्यों चला? बाबर के बाद से जितने भी उसकी पीढ़ियाँ आई, इतने लंबे समय तक भारत में शासन करके क्यों गई? क्योंकि उनका मोटिव यहाँ इंडिया को लूट करके जाना नहीं था। वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ की कुछ संस्कृतियों को ऑप्ट किया, अपना कुछ उसमें इनपुट दिया। और कई, जैसे अकबर के बारे में आप जानेंगे जब आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमको पता चलता है कि उन्होंने में सभी धर्मों के लिए एक ऐसा बना रखा था जहाँ पर सभी धर्म के लोग आएँ और मिल करके वहाँ पर सभी धर्मों के बारे में चर्चा हो। तो कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य जो है वो धर्म के ऊपर में बहुत ज़्यादा
ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। अगर हम कुछ एक दो शासकों की बात अगर छोड़ दें, जैसे औरंगजेब थे, उनके बारे में बोला जाता है कि वो धार्मिक कट्टर थे, लेकिन बाकी जो आप मुग़ल साम्राज्य के जो भी आप शासकों को देखेंगे तो धर्म पर इतना ज़्यादा उनका एक तरीके से प्रभाव या फिर कहना चाहिए कंट्रोल या फिर वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं देते थे। इतना ही केवल आपको मालूम हो तो यहीं से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सही आंसर तक पहुंच सकते थे कि ये जो है धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन ये नहीं होगा। बाकी मुग़ल चित्रकला में आपको पितरादुरा शैली दिखेगी, आपको जितना भी अभी आप देखते हैं लाल किला वगैरह, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन हैं जहाँ पे लाल पत्थरों का यूज़ हुआ है। अगर आप देखेंगे कि उद्यान वाली परंपरा जो चली आ रही है कि बड़े बड़े जो भी आप देखते हैं, ताजमहल इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर आपको दिखेगा बहुत सारे आपको पेड़ पौधे लगे दिखेंगे। तो प्रकृति के ऊपर में, नेचर के ऊपर में उनका फोकस ज़्यादा था, सुंदर सुंदर नक्काशी के ऊपर फोकस ज़्यादा था। धर्म वगैरह पर जो है मुग़ल चित्रकला इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो इसका सही आंसर तो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यह विशेषताओं की बात करेंगे तो नए नए रंगों का वो प्रयोग कर चुके थे, विषयों का, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स का उन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था अपनी चित्रकला में। साथ के साथ में फारसी शैली और इंडियन शैली का भी उन्होंने कहीं ना कहीं ऑप्ट करके, मिक्सअप करके ये सारी चीज़ें बनाई थी। ठीक है, तो आपका 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मनीष जी, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुगलक स्थापत्य कला के बारे में पूछ रहा है इसमें कि तुगलक स्थापत्य कला में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है इमारतों में अत्यधिक मात्रा में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है इमारतों में सजावटी कलाकृतियों का अभाव है। और तीसरा स्टेटमेंट है फिरोज शाह तुगलक की इमारतों में सलामी पद्धति का प्रयोग नहीं मिलता है। तो तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और ये सब आप जब गयासुद्दीन तुगलक, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। पहली बात जो ये बोला जा रहा है कि बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली तुगलक स्थापत्य जो था वो चीप तरीके के मटेरियल यूज़ करता था, बहुत ही सस्ते मटेरियल का यूज़ किया जा रहा था। तो बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। ये आपको मुग़ल स्थापत्य से कला से रिलेट करके देखना है। बलुआ पत्थरों का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो मुग़ल के समय में हुआ है। तो तुगलक जो स्थापत्य कला है इसमें बलुआ पत्थरों का यूज़ नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट तो यहीं पर गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसमें सजावटी कलाकृतियों का अभाव था, तो बिल्कुल सही बात है। अब इसी से समझ में लीजिए कि किसी इंसान ने कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए चीप मटेरियल का यूज़ किया है तो वो क्या साज सजावट के ऊपर में इतना ध्यान देगा क्या, नहीं देगा। तो सजावटी कलाकृतियों का अभाव था जो कि तुगलक स्थापत्य में था। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक की इमारतों में सलामी पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है। बेसिकली सलामी पद्धति क्या है, एक ढालनुमा एक दीवार होती थी, ठीक है, ढलान वाली दीवार। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप अगर चीप मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, तो फिर वहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा जिससे जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा मजबूत रहे, लंबे समय तक टिके। तो ये तुगलक स्थापत्य जो था वो सलामी पद्धति पर बहुत ज़्यादा अपनी इमारतें बनाता था, जिसमें ढाल वाली दीवार बनी होती थी जो कि बहुत ही एक तरीके से सपोर्ट देती थी बिल्डिंग को। और इस तरीके से ढलान पद्धति पर आधारित ये जो सलामी पद्धति है इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो तुगलक स्थापत्य कला में हुआ था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में इस पद्धति का यूज़ सबसे कम हुआ है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट हैं। आपको क्या बताना था कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो यहाँ पर हमने पहले ही गलत कर चुके हैं, हम स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ बलुआ पत्थरों का यूज़ तो हुआ नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली 2 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, बात की जा रही है नील विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है कि नील विद्रोह का कौन कौन सा कारक था। तो सबसे पहली बात है, नील उगाने के लिए कम भुगतान किया जा रहा था। जितना ज़मीन के ऊपर में नील उगाया जा रहा था उसके एवज में किसानों को कम पैसे दिए जा रहे थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहा जा रहा है कि नील और खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता अवधि थी। जो टाइम टेन्योर था जो पूरा फसल को उगने का वो बिल्कुल एक जैसा ही था। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही थी कि जितने समय में किसान जो है वो खाद्यान्न उगा लेते उतने समय में वो नील उनको उगाना पड़ रहा था। लेकिन नील उगाने की वजह से क्या हो रहा था, उनकी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है ना, मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम हो रहा था। तो बेसिकली उनको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। दूसरी बात ये है कि उनको भुगतान भी कम मिल रहा था। इस वजह से जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये भी कहीं ना कहीं कारण बना है नील विद्रोह को लेकर के। तीसरा स्टेटमेंट है कि नील की कृषि से मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इसीलिए जो किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको नील जो है नहीं उगाना है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट
स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं। अगर बात की जाए नील विद्रोह के क्या कारण थे, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। 3 तरीके की व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश काल में चल रही थी। एक तो आपका सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की थी, कार्नवालिस के समय में चल रही थी। उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था आई विलियम बेंटिंग के समय में, और उसके बाद आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, तो रैयत जो थे वो यानी कि किसान थे, लगभग 51% एरिया जो था पूरे इंडिया का वो इसके ऊपर बेस्ड था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये काफ़ी सही व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ पर जो रैयत का मतलब ही होता है किसान, तो वहाँ पे किसान और ब्रिटिशर्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन था। और वहाँ पे जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी कि किसान जो है अपना जितना भी ज़मीन में उपज करते थे उसके हिसाब से वो अपना टैक्स जो है वो अंग्रेज़ों को दे दिया करते थे। लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त सबसे ख़राब पद्धति थी, और उसके बाद में उसका एक सब्स्टिट्यूट महालवाड़ी व्यवस्था ढूंढा गया था, जहाँ पर क्या होता था, पूरा एक गाँव का गाँव जो है वो दिया जाता था। वहाँ का कोई मुखिया होता था, और वो महाल जो है वो क्या करते थे, अपना किसान जो भी उपज करता था उसके एवज में एक टैक्स जो है वो फिक्स होता था, और वो ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट अगर देखें कि पहला महालवाड़ी व्यवस्था को लेकर के क्या बात बोली जा रही है कि ये ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर लागू था। तो अभी मैंने बताया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो लगभग 51% एरिया में थी, तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो जाएगा कि ब्रिटिश के सर्वाधिक एरिया में महालवाड़ी व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात है, इसमें भू राजस्व का निर्धारण अनुमान पर आधारित था, तो सही बात है, जितनी भी पद्धतियां रही हैं वहाँ पर पहले ही ये टैक्स जो है वो फिक्स कर दिया जाता था कि इतनी उपज होगी और इतना टैक्स देना ही देना है। इसी को लेकर के हमेशा किसान जमींदारों से एक तरीके से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता था, क्योंकि कई बारी अनुमान लगाया है, बारिश हो गई है, फसल खराब हो गई है, फिर भी किसानों को क्या है उतना टैक्स देना ही देना पड़ता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भू राजस्व का निर्धारण जो है वो अनुमान के आधार पर किया जाता था। तीसरा है, इस व्यवस्था में किसान और सरकार के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वहाँ पर जो है वो किसान और ब्रिटिशर्स के बीच में प्रत्यक्ष संबंध था, बाकी दोनों ही व्यवस्थाओं में बीच में एक कोई मीडिएटर होता था जिसके थ्रू जो ब्रिटिशर्स है वो किसानों से क्या करते थे, टैक्स कलेक्शन करते थे। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर 2 और 3 जो है वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो सैयद वंश से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताना है, काल क्रमानुसार सभी शासकों का जो है वो आपको टेन्योर जो है उसको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम सैयद वंश की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा खिज्र खां, उसके बाद आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मुबारक शाह, फिर आएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मोहम्मद शाह, और फिर आएगा आलम शाह। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 3, 4, 1 और 2 आपका ऑप्शन होना चाहिए। ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में बात की जाए अगर किन राजवंशों के बारे में, तो इनको भी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए प्रद्योत। ठीक है, प्रद्योत के बाद आपका आएगा क्या, प्रद्योत के बाद आएगा आपका नंदवंश यानी कि 4, उसके बाद आएगा नंदवंश यानी कि 1, उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा 2 यानी कि शुंग वंश, और फिर आपका आएगा कण्व वंश। तो इस तरीके से क्या होगा आपका राइट आंसर 4, 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको मैच करना है भौतिक मात्रा को उनकी यूनिट्स के साथ में। तो त्वरण का मात्रक आपको पता होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और बल का तो सबको मालूम होता है न्यूटन। ये दो ही मालूम हो तो आप पहुँच सकते हैं। ए का ऑप्शन होगा 4 और बी का ऑप्शन होगा 3। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए का ऑप्शन 4 और बी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आप बात करें चमकदार तीव्रता तो उसका होगा कैंडेला, और फिर आवेग का आपका न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड है। यहाँ बात की जा रही है जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे ने अभी एक नई मुद्रा जारी की है, तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिग। यहाँ पर ZIG का क्या मतलब है, इसको कहते हैं जिम्बाब्वे गोल्ड। ZI से जिम्बाब्वे और G फॉर गोल्ड। तो याद रखिएगा जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी कौन सी जारी की है, जिग जो है उसका नई करेंसी है। यहाँ पर मैप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है। सीरिया के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा जो है वो सीरिया से लगती है। तो सीरिया से आपका इराक भी लगेगा, तुर्की भी लगता है और जॉर्डन भी लगता है, यानी कि ऑप्शन आपका 1, 3, 4 होगा। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है कि 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। तो 41 का आंसर क्या होगा, 41 का आंसर होगा सी।
अगली बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 42 की, तो यहाँ पर बात की जा रही है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के बारे में। बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। पहला बात की जा रही है, पहला स्टेटमेंट है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में GATT के स्थान पर हुई है। सही बात है। इसके 1995 से पहले इसको GATT बोला जाता था और गेट बोला जाता था इसको। अब जो है 1995 के बाद से इसको WTO बोला जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की सबसे उच्च स्तरीय बैठक जो है मंत्री स्तरीय बैठक है, मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक है और 13वीं बैठक जो है वो अबू धाबी में हुई है 23 फरवरी 2024 को। तो यहाँ पर डेट जो है वो आपकी गलत दी हुई है। 13वीं बैठक अबू धाबी में तो हुई है लेकिन 26 फरवरी को ये पूरी बैठक हुई थी। तो आपको क्या बताना था कि कौन सा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 जो है, केवल 2 जो है वो गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले आंसर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है यूपी से रिलेटेड है, यूपी बजट से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 जो आया है, सुरेश खन्ना जी अभी जो वित्त मंत्री हैं यूपी के, तो यहाँ पर 2024-25 का जो बजट पेश किया गया है उसमें कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है या फिर दर जो लक्ष्य जो है वो रखा गया है कि कितने % जो है वो वृद्धि रखी जाएगी, इस बार की जाएगी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है 5.7, 5.3%, 5.1 और 5.5 इसी तरीके के क्लोज ऑप्शन मिलेंगे आपको जब आप मेन एग्जाम देने जाएंगे यूपी का। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 5.1% की जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रखी गई है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है मई 2024 में आयोजित हुई है दूसरी भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। अभी जितने भी हमारे यहाँ पे मैरीटाइम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बेसिकली मुद्दा जो होता है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी का ही होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है पर्यटन स्थलों को उनके राज्य कौन से स्टेट में ये टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जा रही है चक्राता की, उसके बाद दूसरा है आपका हफलॉन्ग, तीसरा है कालीपोंग और चौथा है कुफरी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं जब आप याद करते हैं तभी याद होते हैं और ये आपका देखेंगे अगर PYQ उठा करके तो इसमें आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बाउंसर क्वेश्चन दे दिया गया है, ये PYQ में बिल्कुल ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी कुफरी की, तो कुफरी कहाँ पर है, कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद अगर हम चले कालिम्पोंग के बारे में तो ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। उसके बाद बात करें अगर आप चक्राता की, ये मिलेगा उत्तराखंड में और हाफलांग जो है वो मिलेगा असम में। तो ए का आपका ऑप्शन होगा ए का 3, साथ के साथ में बी का आपका ऑप्शन है 1, सी का आपका ऑप्शन होगा 2 और डी आपका ऑप्शन होगा 4। तो A3B1 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर A3B1 C2 और D4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बात की जा रही है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, चीनी का कटोरा। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा बोला जा रहा है हांगकांग जो है वो चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। बिल्कुल, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है चाइना का और इनके बीच में। साथ के साथ में अगर हम बात करें संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मालूम हो, यहाँ पे करंट ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है, हर साल प्रोडक्शन को लेकर के नए आंकड़े आते रहते हैं। अगर आपको केवल यही पता हो कि अमेरिका की जगह इंडिया जो है वो मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो आप यहाँ से अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है, यहाँ पर USA को दूध का अग्रणी बोला जा रहा है जबकि इंडिया जो है वो अग्रणी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 4 ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आगे चले बात करें बिग बैंग थ्योरी के बारे में। जो ज्योग्राफी का चैप्टर आप देखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता चलेगा। बोला गया है कि 17.7 अरब पहले जो भी विस्फोट वगैरह से चीज़ें हुई तब से लेकर के अभी तक जो ब्रह्मांड है उसका एक्सपांशन हो रहा है और इसी के ऊपर में ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो दी गई थी। तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में किसने बात की थी, जॉर्ज लेमेत्रे ने। उसके बाद में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो सिद्धांत दिए थे, वैगनर्स ने भी सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन वगैरह। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात की जाएगी तो जॉर्ज लेमेत्रे ने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी।
अगली बात जो है वो महासागरीय उच्चावच को लेकर के है। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ओशियन रिलीफ के बारे में। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की जा रही है सबसे पहले कि महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपों के जलमग्न की अंतिम सीमा है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर कॉन्टिनेंट खत्म होते हैं वो ढलान और फिर वहाँ से जो है आपका महाद्वीपों का जो जलमग्न क्षेत्र होता है वहाँ से शुरू होता है। इस तरीके जब आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो ये यहाँ पर जहाँ पर आपका महाद्वीप वगैरह खत्म होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पर रिज वगैरह का सिस्टम देखेंगे, फिर यहाँ से धीरे धीरे जो है वो महासागर वाला एरिया जो है वो शुरू होता है। इट मीन्स कि जहाँ पर महाद्वीपीय ढलान आपको खत्म होगी यहाँ पर थोड़ा सा जलमग्न एरिया दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे ये गहराई बढ़ती जाती है जो कि हम महासागर कह देते हैं या समुद्र कह देते हैं। तो बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है महाद्वीपीय निमग्न तट के उथले सागर के जो होते हैं वहाँ पर मत्स्य ग्रहण यानी कि फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा एरिया होता है। जब भी मैंने ये बात की है यहाँ पर, जब भी महाद्वीप खत्म होता है ये ढलान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो यहाँ पर रिज बनेगा, कटक वगैरह वाले सिस्टम होता है। ये पूरा ज्योग्राफी का एक टर्म है, यहाँ पर एक चैप्टर ही मिलेगा आपको इससे रिलेटेड। यहाँ पर जो उथला तल होता है बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, पानी में अभी थोड़ा सा एक हो रहा है कि बट डूबता चला जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा उथला नहीं है। ऐसे तल पर आपको क्या दिखाई देंगे, मछलियाँ सबसे ज़्यादा दिखाई देंगी और फिशिंग के लिए ये एरियाज़ बहुत ज़्यादा सही होते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो भी सही है। तीसरा बोला जा रहा है जलमग्न कटक जो होते हैं वो पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। समंदर के अंदर में सबसे ऊंचे ऊंचे आपको कटक दिखाई देंगे। बेसिकली जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो जैसे आपको ज़मीन पर दिखाई देता है ज्वालामुखी, उससे बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है। बिल्कुल समंदर के अंदर भी आप गहराई पे देखेंगे, समंदर के अंदर भी बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। मैग्मा पिघलता है, फिर ऊपर जो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो विस्फोट होता है। तो समंदर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ऊंचे और सबसे लंबे फैले हुए पर्वत दिखाई देते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक भूकंपीय तरंगों के बारे में बताना है। 3 तरीके की तरंगे होती हैं, एक होता है पी तरंग, दूसरा होता है एस तरंग और तीसरा होता है एल तरंगे। यहाँ पर बात द्वितीयक भूकंपीय तरंगों यानी कि एस तरंगों के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है ये केवल ठोस माध्यम में ही गति करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ज्योग्राफी में इस तरीके का धरती के अंदर में, तो यहाँ पर जो शेडो वाले एरियाज़ में आपको एस तरंगे दिखाई देती हैं जो कि केवल और केवल ठोस जो माध्यम होता है उसी में ही क्या कर पाते हैं, एक तरीके से गति कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। जो एल तरंगे होती हैं वो जो है बहुत धीमी गति से पहुंचती हैं, सबसे बाद में पहुंचती हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो होती हैं पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, एल तरंगे सबसे बाद में पहुंचती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल जाएगा। पहली बात तो ये कह रहा है कि ये धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं, तो एस तरंगे धरातल पर पहले पहुँचती नहीं है। पी तरंगे, इसीलिए इनको प्राथमिक तरंगे बोला जाता है, ये धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इनकी विनाश क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो एल तरंगे जो सबसे लास्ट में पहुंचती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, तो एल तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इसलिए आपका जो 2 है ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बात कर रहा है किसके बारे में, अंतर्जात बलों के बारे में। अंतर्जात बल जो होते हैं यानी कि आपके जो पृथ्वी के अंदर में एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बल का उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ज्वालामुखी क्रिया धरती के अंदर में होती है। जब मैग्मा पिघलता है, जो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है वो जो है ऊपर आता है। और मेंटल वाला आपने पूरा पढ़ा हुआ है कि मेंटल में जो लावा होता है वो पिघला होता है, गर्म होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो फटता है, धरती के ऊपर आता है और फिर ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि वोल्केनो इरप्शन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर हो रहा है, इसलिए ये अंतर्जात बल का उदाहरण है। दूसरा है भूमिगत जल, वो सिर्फ फ्लो हो रहा है, उसमें कोई बल लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तीसरा है बहता हुआ जल, इसमें भी कोई इस तरीके का फोर्स वगैरह नहीं है। चौथा है पटल विरूपण। पटल विरूपण यानी कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक वाला है, जितना आप महाद्वीपीय विस्थापन, महासागरीय विस्थापन, पर्वतों का निर्माण, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ये आपका जो है प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत आता है। और ये भी जो है धरती के अंदर लगने वाले फोर्सेस के बीच में, धरती में कई सारी प्लेट्स हैं, महाद्वीपीय प्लेट्स हैं, महासागरीय प्लेट्स हैं, ज्योग्राफी का ये टर्म है। तो यहाँ पर भी फोर्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसलिए आपका अंतर्जात बल कौन कौन सा होगा, जो स्टेटमेंट 1 और 4 यानी कि 1 और 4 किस में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। केवल 1 और 4 होगा सही आंसर। तो अंतर्जात बल का
ये होना चाहिए क्या, ज्वालामुखी और पटल विरूपण बल। ठीक है।